हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक और क्वेश्चन जिसमें हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में चीजें देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की समीक्षा करने से संबंधित। तो आज हम जो है यूनिट 3 और 4 से संबंधित चीजें जो हमने ऐप पर डिस्कस की थी उसका एक क्वेश्चन मैं आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कस करने वाला हूं। तो हमने ऐप पर क्या क्या देखा था, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके लिए उसको देख लेते हैं। तो हमने जो है पहला क्वेश्चन तो यही देखा था कि मौर्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है प्लस इसी में प्रशासनिक सुदृढ़ता वाली जो बात रहेगी वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये कितने का रहने वाला है, 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो है किसी तरह की वर्ड लिमिट नहीं रहने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर एग्जाम में टाइम लिमिट जरूर होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना बैलेंस्ड आंसर भी लिखना है और वर्ड लिमिट भी आपको खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो वो चीजें आज हम देखने वाले हैं। दूसरा अगर बात करूं तो इसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं, तो हम जो है दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है, मौर्य प्रशासन के अत्यधिक केंद्रीकरण के विपरीत शुंग राजनीतिक व्यवस्था भी केंद्रीकरण की ओर झुकी थी, इस कथन की हमें समीक्षा करनी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई जब भी हम पढ़ते हैं प्राचीन काल में, जब भी हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो पराकाष्ठा पर किसी का अगर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा था तो आप सभी लोगों को पता है कि वो किस काल का था, वो मौर्यों के काल का था। तो मौर्यों के साथ जब भी तुलना होगी तो आपको देखने को मिलेगा उनके बाद के, या तो हो सकता है शुंगों का जो प्रशासन है वो अकेले पूछ लिया जाए, मौर्यों का प्रशासन अकेले पूछ लिया जाए, लेकिन जब भी तुलनात्मक प्रश्न बनेगा वो किसके साथ बनेगा, मौर्यों का शुंगों के साथ बनेगा, मौर्यों का शकों के साथ बनेगा, मौर्यों का ही कुषाणों के साथ बनेगा। और आप देखेंगे कि मौर्यों का ही मुगलों तक बनेगा। अगले जब मध्यकाल में हम देखेंगे कि दोबारा एक ग्राफ ऊपर जाएगा तो किसके समय में जाएगा, मुगलों के समय में जाएगा। तो मुगलों के समय में आपको देखने को मिलेगा कि मौर्यों का जो प्रशासन है वो मुगलों से भी कंपेयर करने को आ सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो मराठा प्रशासक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के लिए भी जाएगा, उनका भी हम प्रशासन चरम देखते हैं। तो वो भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि शिवाजी के प्रशासन की भी यहां पर बात की जाएगी। तो इस तरह से जब भी आपको प्रशासन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, या तो मौर्य, मुगल और शिवाजी के बीच में कंपैरिजन आ सकता है, मतलब दो पे किन्हीं दो पे जो है आपको एक तरह से तुलना करने के लिए कहा जा सकता है, या जब भी होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बाद में मौर्यों के बाद जो प्राचीन काल के वंश हुए उनके प्रशासन के साथ आपको डिस्कशन के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर रखी है चीजें। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा तीसरा क्वेश्चन जो रहने वाला है, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक धार्मिक विचारों में आए परिवर्तनों को हमें रेखांकित करना है। और ये क्वेश्चन एचपीएस हिस्ट्री ऑप्शनल 2025 का प्रश्न है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर रह सकता है, कैसे चीजें लिखी जा सकती है। तो वो सारा हमने देख लिया है। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ जो है आपको अभ्यास के लिए भी प्रश्न दिए गए हैं, जहां पे हमने क्या देखा था, तो समकालीन महाजनपदों में मगध के प्रभुत्व की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण करें। और हमने यूट्यूब पर ये डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको एक और देखने को यहाँ पे मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहेगा एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक की सल्तनत अफसान में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, एमबीटी की सारी जो पॉलिसीज थी उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी जो पर्सनैलिटी थी उसके बारे में हम चीजें लिखेंगे कि भाई वो कितना अधीर था, कितना शंकालु था, वो सारी चीजें लिखेंगे। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था और किस तरह से वो डिक्टेटर बन चुका था, निरंकुश था। राजतंत्र वैसे ही निरंकुशता का प्रतीक होता है, लेकिन किसी की न सुनना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसकी कौन सी पॉलिसीज रही और फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है उसने अगर साम्राज्य को, सल्तनत के साम्राज्य को पूरे चरम पर पहुंचाया था, तो फिर बाद में उसी के काल में वो टुकड़ों में भी बंट गया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिद्ध करनी है विद एग्जाम्पल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा जो है प्रमोशन कर ली जाती है कोर्स की, तो हम जो है अब थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं कोर्स के बारे में। एक सेकेंड।
तो यहाँ पे भी जिस कोर्स की मैं बात कर रहा था वो कोर्स क्या रहने वाला है, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग कोर्स लेकर आए हैं मैं और अभिषेक सर आपके साथ, जिसमें स्टैंडर्ड कोर्स अगर आपने परचेज किया है तो उसमें हम 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और 25 क्लास जो है 25 क्लास में आपके साथ डिटेल एनालिसिस होंगे, डिटेल में डिस्कशन होगा और अकॉर्डिंग टू ये सिलेबस रहने वाला है। डेली एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है, हालांकि 2 क्वेश्चन ये कर दिए गए हैं, तो इस तरह से आप देखोगे कि 25 क्लास में आपको 4 क्वेश्चन के अगर एवरेज से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन की आपकी जो है प्रैक्टिस होने वाली है यहाँ पे। और बात करें एडवांस कोर्स की या प्रीमियम कोर्स की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये तो स्टैंडर्ड कोर्स का सारा आपको मिलने वाला है, लेकिन इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी आपको मिलने वाली है। तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वाला 799 का रहने वाला है और प्रीमियम जो रहेगा वो 1499 का रहने वाला है। तो ये जो है आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ऐप द रैंकर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको पेड कोर्स में ये सारा जो है कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि कंटिन्यू जो है क्लासेस ऐप पर चल रही है और आपकी 5 क्लासेस ऐप पर हो चुकी है। तो 5 क्लासेस अभी तक ऐप पर हो चुकी है, कल आपकी डॉक्टर अभिषेक सर के साथ क्लास होने वाली है। तो आपने अगर अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि किस तरह से जो है हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। तो यहां पे अगर बात की जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला हमारा क्वेश्चन है भाई मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की हमें समीक्षा करनी है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है कि आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है। तो क्वेश्चन में हम क्या लिखने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा समीक्षा की बात कही गई है, मतलब क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा गया है कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं। तो इसमें क्या रहने वाला है भाई, समीक्षा में आपको पॉजिटिव भी देना पड़ेगा, आपको नेगेटिव भी यहाँ पे देने पड़ेंगे और फिर जो है एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। तो समीक्षा हो, परीक्षण हो या क्या आप सहमत है इस बात से, इस तरह की अगर स्टार्टिंग लाइन हो तो उसमें इसी तरह का आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों आपको बताते हुए क्या करना है, तो आपको देखने को मिलेगा कि भी उसके बाद हम इसे सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे सबसे पहले इंट्रो लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन का इंट्रो बन सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था से, तो कैसे आप इंट्रो बना सकते हैं। तो हमें पता है मौर्य काल की अगर बात करें वही देश और काल से बात करेंगे, देश और काल से बात शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो देश हमें कौन सा देखने को मिलता है भाई, तो देश रहने वाला है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। बिल्कुल सिंपल इंट्रो में लिखा रहा हूं आपको, उपमहाद्वीप। और इसके बाद अगर बात करूं तो काल कौन सा रहने वाला है, तो काल आपको देखने को मिलेगा कि 322 बीसी से लेकर 185 ईसा पूर्व यानी कि बीसी तक हमें चीजें देखने को मिलती है। और पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो है मौर्यों के कब्जे में था, चोलचेर पांड्या को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हमें ये देश और काल देखने को मिल गया। इसके अलावा अगर बात करूं तो हमें क्या बताया गया है, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी लोगों को पता है कि किस तरह से जो है राजनीतिक व्यवस्था ने पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और उसको सुदृढ़ बनाए रखने तथा शाश्वत बनाए रखने की कोशिश की। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या लिखा जा सकता है या क्या हमें देखने को मिलता है। तो हमें देखने को मिलता है राजनीतिक केंद्रीयकरण। इसके अलावा अगर बात करूं तो हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमें क्या देखने को मिलती है, बेहतरीन या कुशलतम नौकरशाही। और साथ ही हमें क्या देखने को मिलेगा इस राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थशास्त्र का नेतृत्व। तो इस तरह से जो है जो हमारे इंट्रो लिखने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली थी वो हमें कंटेंट मिल चुका है भाई। इन्हीं शब्दों को मिलाकर आगे पीछे करके हमें इंट्रो बनानी है। तो अब चलते हैं और देखते हैं इंट्रो कैसे बनाई जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्यों
के नेतृत्व में हुई, जिनकी राजनैतिक केंद्रीकृत व्यवस्था सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा तथा कुशलतम नौकरशाही भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्यों के नेतृत्व में हुई, जिसकी राजनीतिक केंद्रीकृत व्यवस्था, सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा तथा कुशलतम नौकरशाही विश्व प्रसिद्ध थी। तो लीजिए भाई, आपका क्वेश्चन हो चुका है ओपन। इस तरह से हमने इंट्रो लिखा। अब आगे चलते हैं और डिस्कशन में चलते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पॉइंट वही रहेंगे जो हमने अभी तक चीजें पढ़ रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने क्या ये नहीं पढ़ा कि भाई सम्राट जो है बिल्कुल निरंकुश है? जी सर, हमने पढ़ रखा है। क्या हमने ये नहीं देखा कि वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? तीर्थ देखने को मिलते हैं, प्लस विभागा अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। तो हमने ये भी पढ़ रखा है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि हमें अर्थशास्त्र का शासन देखने को मिलता है मौर्यों के काल में। हमने ये चीजें देख रखी है। हमने देखा है संस्था और संचार के बारे में, बेहतरीन गुप्तचर प्रणाली के बारे में हमने चीजें पढ़ रखी है। इसके अलावा हमने मेगस्थनीज की इंडिका में क्या ये नहीं पढ़ रखा कि भाई सेना प्रबंधन के लिए 30 लोगों का मंडल था। 30 लोगों का मंडल था, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि 6 समितियां 5-5 के सदस्यों में बनी हुई थी या बटी हुई थी। 5-5 सदस्य उन समितियों में थे। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। तो अब हम इन्हीं को लेकर जो है आगे चलने वाले हैं और इन्हीं से एक आंसर बनाएंगे। क्या हमने नहीं पढ़ा कि कैसे जो है न्याय व्यवस्था काम करती थी? न्याय व्यवस्था यहाँ की काम करती थी अगर बात की जाए तो हमने कंटक शोधन न्यायालय यहाँ के नहीं पढ़े हैं, हमने पढ़ रखे हैं। क्या हमने यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, क्या हमने यहाँ पे धर्मस्थयी न्यायालय नहीं पढ़ रखे हैं? न्यायालय नहीं पढ़ रखे हैं, तो हमने ये भी पढ़ रखा है। क्या हमने यहाँ की कर व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ रखा है? तो हमने जो है कर व्यवस्था भी कंप्लीट तरीके से अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी हुई है। तो इन्हीं चीजों को मिलाकर अब हम जो है एक आंसर लिखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि किस तरह से आंसर लिखा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? यह है मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की समीक्षा करें। 10 नंबर के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य काल में अस्तित्व में आया, जो अपनी राजनीतिक केंद्रीकरण तथा प्रशासनिक सुदृढ़ता हेतु प्रसिद्ध था। तो भाई ये आपका सिंपल सा इंट्रो हो गया और आपका जो है क्वेश्चन क्या हो गया? ओपन। देखिए इंट्रो कुछ क्वेश्चन में आप बेहतर लिखोगे, कुछ में हो सकता है आपको लगे कि बस क्वेश्चन ओपन करने के लिए, क्योंकि उस समय जो है आप 20 के 20 इंट्रो तो बिल्कुल सही नहीं लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी रहेंगे जो बिल्कुल सिंपल रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल से रहेंगे, तो वो केवल क्वेश्चन ओपन करने के लिए देखने को मिलेंगे। बाकी हम उसको जो है कहाँ पे कोशिश करेंगे, तो जब अगर इंट्रो में कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसको हम कोशिश करेंगे कहाँ पे? तो कंटेंट ऐड करने की, जो बॉडी वाला हिस्सा रहेगा क्वेश्चन का, उसमें हम चीजें ऐड करने की कोशिश से उसको पूरा करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई इंट्रो हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लिखेंगे सकारात्मक पक्ष के बारे में, सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखना है। तो पहला वही पॉइंट है कि मजबूत केंद्रीय नियंत्रण था, राजा सर्वोच्च और निरंकुश था तथा प्रत्येक विधान जो है उससे ही शुरू होता था। जो भी कानून बनता था वो कहाँ से होता था? राजा से शुरू होता था। और हमें क्या देखने को मिलता है कि सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाते थे वो कहाँ से लिए जा रहे थे? भाई पाटलिपुत्र से लिए जा रहे थे। राजा के पास सारी पावर्स थी, चाहे वो कार्यपालिका की शक्तियां हो। आपने अगर अपनी हिस्ट्री की एमए वाली किताब देखी होगी या हिस्ट्री की किताबें देखी होंगी बीए के दौरान भी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे ऐसे ही लिखा जाता था कि राजा निरंकुश था तथा उसमें कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां निहित थी। तो इस तरह से जो है आपकी पहली लाइन ही, जहां पे राजा शब्द या राजा हेडिंग दिया जाता था, वहां पे यही शब्द तो यूज किए जाते थे। बस यही टर्मिनोलॉजी हमें यूज करके आगे लिखना है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा भाई, ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं डॉक्टर
रोमिला थापर मैम के द्वारा ये बात कही जा रही है कि मौर्य साम्राज्य एक मजबूत केंद्रीय ढांचे पर टिका हुआ था, और आगे चलकर यही उसे उनकी कमजोरी भी बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि साक्ष्य के तौर पर या एविडेंस के तौर पर हम जो है डॉक्टर रोमिला थापर मैम को यहाँ पे कोट करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट क्या रहने वाला है। दूसरा पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे वो हमें देखने को मिलेगा कुशल प्रशासनिक विभाजन। तो प्रशासनिक विभाजन में क्या हमने पढ़ा, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु भागों में, अनेक भागों में जो है बांटा गया था। इतिहासकार कौन हुए, रामचंद्र दीक्षितार हुए। उन्होंने अपनी किताब द मौर्यन पॉलिटी में कहा कि मौर्य साम्राज्य जो है 5 चक्रों या प्रांतों में बंटा हुआ था। और आप सभी लोगों ने अगर नेट का पीछे दिसंबर वाला आई थिंक अटेम्प्ट था वो, अगर आपने उसमें देखा होगा तो बहुत सारे जो है डिबेट हुआ था इस क्वेश्चन पे कि मौर्यों में 4 प्रांत थे या मौर्यों के पास 5 चक्र थे। तो आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 थे, और आपको देखने को मिलेगा कि अशोक के समय पे कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। लेकिन वहां पे जो है कमीशन के द्वारा ये नहीं बताया गया था कि किसके काल की बात हो रही है, वहां पे मौर्य काल की पूछा था। तो फिर कमीशन ने जो है दोनों ही आंसर, या बोर्ड ने जो है आपके दोनों ही आंसर सही माने थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत विवादित क्वेश्चन था ये उस समय का। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं बेहतर गुप्तचर प्रणाली। तो गुप्तचर प्रणाली में अर्थशास्त्र में संस्था तथा संचार नामक गुप्तचर संस्थाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि गुप्तचर को भाई गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था उस समय। और इस व्यवस्था ने क्या किया, सामाजिक और राजनीतिक अनुशासन को स्थापित किया था। सामाजिक और राजनीतिक अनुशासन कैसे स्थापित किया, सामाजिक और राजनीतिक अनुशासन की बात करूं तो आप लोग मान के चलिए कि आपके मन में ये डाउट बिठा दिया जाए कि आपके ही ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जासूस है किसका, सरकार का। तो आप सोचेंगे सरकार की बुराई करने से पहले आप 4 बार सोचने वाले हैं, और आप कुछ गलत बोले या कुछ जो है अब शब्दों की टिप्पणी करें उससे पहले ही आपके मन में क्या आने वाला है, ये डाउट आने वाला है कि भाई मेरा कोई दोस्ती तो वो स्पाई तो नहीं है जो मेरे ऊपर नजर रखे हुए है। तो उसी तरह से आपको सामाजिक अनुशासन देखने को मिलेगा कि जनता में ऐसे ही जो है सामाजिक अनुशासन आया। जनता जो है कैसे, अगर चोरी कर रहे हैं तो कोई दूसरा या उनके आसपास वाला व्यक्ति कहीं राजा को ना बता दे, तो उससे क्या हुआ भाई, समाज में नैतिकता स्थापित हुई। तो एक चीज हमें ये देखने को मिलेगी। दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक अनुशासन, यानी कि जो सूबेदार थी, जो प्रांतों के आपके कुमार या अमात्य थे, कुमार या आपको जो अमात्य देखने को मिलेंगे, उनके अंदर भी जो है ये डर बिठा दिया गया कि हाँ आप में से ही या आपके प्रशासन में ही शामिल कोई व्यक्ति राजा का व्यक्ति है, जो अगर आपने विद्रोह करने की कोशिश की तो आपको क्या किया जाएगा, सजा मिलेगी भाई। तो उससे ही राजनीतिक अनुशासन पैदा हुआ। तो इस तरह से ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि बुक है एक, एज ऑफ नंदास एंड मौर्यास, तो उसमें ये चीज कही गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये किसका वक्तव्य है, ये वक्तव्य है अशोक का। और कहाँ कहा गया है भाई, प्रथम शिलालेख में कहा गया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या बात कर रहा है, एक कल्याणकारी राजा की बात कर रहा है, एक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि राजा जो है खुद अपने अभिलेख में कहता है कि जनता को जो है जिस समय जनता चाहे उस समय वो राजा से मिल सकती है। तो वो सारी चीजें क्या बता रही है कि भाई राजा जो है जनता के अधिकारों के प्रति, जनता के प्रति जो है सजग है, और जनता की वो पूरी तरह से चिंता करता है कि किसी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट तो नहीं। तो ये सारी चीजें हमें अशोक के बारे में या हमें मौर्य प्रशासन के बारे में देखने को मिलती है। फिर है सशक्त सैन्य संगठन। सशक्त सैन्य संगठन में अगर आपको याद हो, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासक जो है चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी, जिसका प्रबंध करने के लिए 30 अधिकारियों की 6 समितियों द्वारा उनका प्रबंधन किया जाता था। तो क्या आप लोगों को ये चीज पता नहीं थी? पता थी सर, तो इस तरह से आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको अगर ये नहीं आता तो भाई ये बात तो आपको पता ही होगी कि जस्टिन ने क्या कहा था। जस्टिन ने कहा था कि भाई जो मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त, उसने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला था। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो है जस्टिन की स्टेटमेंट भी यहाँ पे कोट की जा सकती थी, और फिर जो है आप समितियों के बारे में चर्चा कर सकते थे। नेक्स्ट क्या रहेगा, तो आगे आपको देखने को मिलेगा सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें अगर बात की जाए, अब कुछ जो है नेगेटिव चीजें भी होंगी, सारी जो है आदर्श बेशक ये स्थापित करता है, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव भी तो होंगे। यह कल्याणकारी राज्य ही नहीं होगा, ये पुलिस राज्य भी होगा, जहां पे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इनके दंड विधान इतने कठोर रहेंगे, अगर कोई जो है विद्रोह करता है तो उनका पूरी तरह से दमन किया जाएगा। जनता पर इस तरह का नियंत्रण यही दिखाता है कि भाई इसमें कुछ कमियां थी, पूरी तरह से ये जनता को कमजोर करना चाहता था या जनता को कंट्रोल करना चाहता था, अपने सूबेदारों को, अपने गवर्नरों को कंट्रोल करना चाहता था।
और ये चीज हमें तब भी देखने को मिलती है जैसे ही अशोक की मृत्यु होगी, उसके जस्ट 40 सालों में आप देखोगे कि पूरा मौर्य साम्राज्य बिखर कर रह जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अब हम नेगेटिव पक्ष देखते हैं इसका। तो सबसे पहले अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी भाई, शक्ति का सर्वोच्च बिंदु सम्राट था तथा साम्राज्य संचालन हेतु योग्य सम्राट की आवश्यकता थी, परंतु अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर निकले। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको देखने को मिलेगा भाई, हमने क्या देखा, हमने बारिसार को देखा था। बारिसार के बाद आपको अशोक देखने को मिला। तो ये अगर 100% काबिल था तो ये भी 100% ही काबिल रहा, तभी इसने साम्राज्य संभाला। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये तो 110% काबिल व्यक्ति आ गया था भाई यहाँ पे। तो ये चीजें क्या थी, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी अब इनसे कमजोर 99% कमजोर व्यक्ति भी अगर आया तो वो क्या है, साम्राज्य बिखरने वाला है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, उर्मिला थापर मैम जो है अपनी किताब में बोल रही है, द पास्ट बिफोर अस केंद्रीय कर्ण मौर्य की सबसे बड़ी कमजोरी था कि जैसे ही जो है इन्होंने जितने जोर से जो है मुट्ठी में रेत भरने की कोशिश की, वो उतनी ही तेजी से फिसलता चला गया था। तो ये कहना है रोमिला थापर मैम जी का। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा हमें, भारी कराधान। भारी कराधान था जिससे हमें क्या देखने को मिला, करों का विवरण हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र में। नियमित समय पर कर देना पड़ता था और एक ही कर नहीं था, केवल ये भाग ही नहीं ले रहे थे बल्कि अलग अलग प्रकार के आयात निर्यात पर, उसके अलावा भूमि पर, सिंचाई पर अलग अलग तरह के कर ले रहे थे, जिससे क्या हुआ, जनता का शोषण होना शुरू हुआ और जनता जो है कहीं ना कहीं जनता का शासकों के प्रति मोह भंग होना स्टार्ट हो चुका था। तो ये आपको यहाँ पे भारी कराधान देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कठोर दंड व्यवस्था। तो दंड विधान के कठोर होने के कारण आम जनता तथा सूबेदारों का शासक वर्ग से मोह भंग हो गया। भाई किसी सूबेदार ने क्या किया, विद्रोह किया, तो उसको सजा दे दी गई। तो उससे क्या हुआ, उसके साथ कूटनीति के बजाय उसके साथ जो दमनात्मक प्रयोग हुए, दमनात्मक जो नीति का प्रयोग हुआ, वही जो है आपको देखने को मिलेगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन का ये गुण जो है उनके पतन का कारण बना। तो भाई आदर्श तो इस प्रशासन को कहीं से नहीं कहा जा सकता है। इंडिका में वर्णन है, यानी कि मैगस्थनीज की किताब जो है इंडिका, उसमें वर्णन है कि छोटी मोटी चोरी के लिए अंग भंग की सजा दी जाती थी। तो ये नोट कीजिएगा आप, अंग भंग की सजा दी जाती थी छोटी छोटी चोरियों के लिए। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार। प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार क्या थे, सुदूर प्रांत में नियुक्त अमात्य जनता का भारी शोषण करते थे और उनका उत्पीड़न करते थे। और उससे क्या हुआ, साक्षात दिव्य बदान में मिलते हैं जहां पे कहा जाता है कि तक्षशिला में जब गवर्नरों ने या अधिकारियों ने क्या किया, तो अत्याचार करने जब जनता पर शुरू किया, तो कौन जो है, अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए, पहले सुशील को भेजा गया था, फिर अशोक को जो है दबाने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दिव्या अवदान में जो है ये चीजें लिखी गई हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कंक्लूजन अब देखते हैं कि आखिर वाकई में क्या था जो हम साम्राज्य के प्रशासन को पढ़ रहे हैं, क्या वो वाकई में एक पुलिस राज्य था या कल्याणकारी राज्य था। तो उसमें क्या संतुलन हो सकता है, प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें अगर चीज देखी जाए तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशासन सुचारुता के कारण योग्य शासकों के नेतृत्व में मौर्यों ने उन्नति की, वहीं अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय यही व्यवस्था पतन का कारण बनी थी। तो राजनीतिक व्यवस्था जो योग्य लोगों ने संभाल रखी थी, वो जब इस दौर पर आई, जब अयोग्य उत्तराधिकारी आना शुरू हुए, तो आप देखेंगे कि भाई व्यवस्था जो है पूरी तरह से बिखर गई। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा बैच जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जल्दी से हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने कहा आपके साथ कि ये कोर्स आपको स्टैंडर्ड प्लस एडवांस दोनों देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से जो है हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो सके। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।